ओके, तो अब रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, बस ठीक। चलिए उसके आगे देख लेंगे अगर हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं तो। पीएम के बारे में पढ़ा था, पीएम का टेन्योर कितना होता है, टेन्योर वर्किंग पीरियड ऑफ पीएम कितना है? नॉट फिक्स्ड, साकेत कह रहे हैं नॉट फिक्स्ड। साकेत नॉट फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है 5 साल पीएम। बस एक रिप्लाई है साकेत का, अक्षर रत्ना 5 साल, ठीक, अक्षर रत्ना 5 साल कर रहे हैं, नखत 5 साल कर रही हैं, बाकी लोग नॉट फिक्स्ड वाले हैं। फिर किशन तनिषा 5 इयर्स 5 इयर्स 5 इयर्स 5 इयर्स, ठीक ना? कहाँ ठीक, 5 इयर्स की वोटिंग खूब ज्यादा है। अपूर्वा रंजन करे नॉट फिक्स्ड, टिल ही इज एबल टू शो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। अब दृष्टि नॉट फिक्स्ड, रजनीश नॉट फिक्स्ड, मतलब कि एक मिक्सअप हमारे पास आ गया, लगभग आधा आधा आ गया है। फिर खुशी करें 5, कुलसुम करें नॉट फिक्स्ड, ठीक ना? तो प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअल में कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है, ठीक ना? ही कैन बी द पीएम टिल ही गेट्स द वोट्स ऑफ मेजोरिटी, टिल ही बिकम द लीडर ऑफ द मेजोरिटी। जब तक वो लीडर है तब तक जो होगा वो बन सकता है पीएम, ठीक ना? तो फिक्स नहीं है, समझ में आया तनिषा? फिक्स नहीं है ना? जब तक वो मेजोरिटी का पावर जो होगा वो एंजॉय करता है तभी तक वो पीएम बन सकता है, ठीक ना? हाँ, लास्ट क्लास में इस पर डिस्कस किए थे। पीएम का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो नहीं, पीएम हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, बट पीएम इज द हेड ऑफ द कैबिनेट एंड कैबिनेट इज द सुप्रीम ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट जो होगा वो गवर्नमेंट की सुप्रीम होती है और उस कैबिनेट का सुप्रीम होता है पीएम। दस अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट का सुप्रीम कौन होता है, तो गवर्नमेंट का सुप्रीम इनडायरेक्टली पीएम हो गया, हो गया, ठीक ना? समझ में आ रही बात? हाँ, और इसी कारण से मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म अचीव करते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट होता है। और कैबिनेट का हेड जो होगा, क्योंकि पीएम का पावर अचानक बढ़ना शुरू हुआ है और अब काफी अधिक बढ़ चुका है कैबिनेट के अंदर, तो रिजल्ट क्या होता है कि इस गवर्नमेंट को हम लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक ना? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक ना? प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा, जनरली जितने भी उसके नियम पड़े थे वो सब कैबिनेट के अंदर ही था ना। वो किसी भी मिनिस्टर को मिनिस्टर बना सकता है, किसी मिनिस्टर को हटा सकता है, किसी मिनिस्टर को जो होगा वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसका पोर्टफोलियो चेंज कर सकता है, ये सभी कर सकता है। जब चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जांच कर सकता है, उसको सजेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक ना? चलो आगे बढ़ते हैं। काउंसिल मिनिस्टर वगैरह सब हो गए थे, पावर्स हो चुका था, ठीक है। देखो एक यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लेकर आते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारी एक पार्टी जो होगी पार्टी बहुत अधिक मजबूत हो तुम बहुत मजबूत पीएम बन सकते हो। पार्टी मजबूत होने से कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए इंडिविजुअल काफी अधिक पॉपुलर हो, आपका इंडिविजुअल स्ट्रेंथ काफी अधिक होगा, तो फिर क्या होता है कि आप काफी कमांड कर सकते हो, ठीक ना, अपने कंट्री के ऊपर, ठीक ना? डोमिनेटिंग पावर आप बन सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो अपने कंट्री पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो जवाहरलाल नेहरू का आपने नाम सुना है ना? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कौन? फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक। इनके पास ये बहुत लंबे समय तक रहे हैं और ये जो होंगे एनॉर्मस अथॉरिटी के मालिक थे, एनॉर्मस अथॉरिटी। इनके पास कैबिनेट मिनिस्टर भी जो होंगे ना, इनके अगेंस्ट जाने की हिमाकत नहीं करते थे, हिम्मत नहीं थी उनके पास। इंदिरा गांधी का नाम आप लोग सुने होंगे, इंदिरा गांधी भाई उन्हीं के यहाँ से, उन्हीं के वंशज है। कौन है इंदिरा गांधी? जवाहरलाल नेहरू की डॉटर, बेटी, हाँ ठीक है ना? बहुत ही पावरफुल, ठीक ना? अपने जितने भी उनके टाइम पे नेता हुए हैं उन्हें पावरफुल। और मनमोहन सिंह का नाम भी तुमने सुने होंगे, नाम सुने हो ना? द इम्परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर उनको कहा जाता है,
क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली वो बिल्कुल ही मत बहुत, वैसे मनमोहन सिंह काफी बेटर इकोनॉमिस्ट थे, हैं भी, थे नहीं हैं। नहीं, फिर भी क्या होता है कि क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर में कलीग के, जो उनके कलीग्स है जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके कंपेरिजन में उनका पावर कम था, और आज के टाइम पे सुनते ही हैं। तो एज ए इंडिविजुअल भी अगर आप रहें तो फिर क्या होता है कि आपका इफेक्ट, आपका डोमिनेशन जो होगा वो काफी बेटर पड़ेगा। ठीक है ना? आज का पीएम हमारे यहाँ जो है वो डोमिनेटिंग है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भी डोमिनेटिंग थे। ठीक, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ अपने मन का करता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा केस आता है जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। कोलिशन गवर्नमेंट समझ में आ रहा है? गठबंधन की सरकार। और जब भी गठबंधन की सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर थोड़े बहुत फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर हो जाता है, गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट होते हैं, कोलिशन पार्टीज हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रेन लगाना शुरू करती है, रोकथाम करना शुरू कर देती है। और उनको अब सोचना पड़ता है कि अगर मेरे किसी स्टेप से कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी मेजोरिटी चली जाए, और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, तो वो जो भी उनके सपोर्टिंग पार्टी होगी उसके भी बारे में ध्यान रखना शुरू करेंगे। यहाँ तक हमको लग रहा है कि क्लियर है, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? ओके, श्योर। तो देखते हैं, अब हम लोग का जो है नेक्स्ट आने वाले हैं प्रेसिडेंट, द मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव, बट ही इज नॉमिनल पावरफुल। नाम मात्र के पावरफुल है, लेकिन है पावरफुल सबसे अधिक वही है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? सब कोई एक लाइन में करो, 35 35 35। उसके बाद आगे, हाँ मिनिमम एज पूछ रहे हैं। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। 25 नहीं अपूर्वा, देखो, एमएलए बनने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए, या फिर आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए 25, लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30, और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35। 5 साल का गैप है। सीनियर लोग होते चलिए, 25 साल में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, 35 साल में आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक ना? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप किसी भी लाभ के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन द पोस्ट ऑफ अ प्रॉफिट, यानी कि आप सरकारी नौकरी में नहीं हो सकते। इवन आप प्रेसिडेंट बने हो तब भी नहीं, है प्रेसिडेंट बनने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं कर सकते हो। ये सभी आपकी एलिजिबिलिटी है, याद है ना? सीएम के लिए 25, वही पीएम वाला सीएम के पास, और प्रेसिडेंट वाला गवर्नर के लिए। हो गया? तो प्रेसिडेंट आप बन सकते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट? कौन चुनते हैं? जनता। जनता चुनती है? नहीं ना, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। यानी कि हमारे जो स्टेट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर, वो चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। तो हमारे चुने हुए एग्जीक्यूटिव उनको चुनते हैं। ठीक ना? इसीलिए एक्चुअल में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, नेताओं का नेता होता है। प्रेसिडेंट जो होगा, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, उनके अंदर का मेजोरिटी लीडर है वो। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पावर को समझते हैं। प्रेसिडेंट का पावर क्या है? प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर है। सबसे छोटा पावर लेते हैं हम लोग, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल पावर। सुने हो तुमने इसके बारे में? जुडिशियल पावर सुने होगे क्लास 8 वगैरह में, सुने हैं आप लोग? हाँ, क्लास 8 वगैरह में सुने होंगे आप लोग कि प्रेसिडेंट जो होगा वो क्या करता है कि किसी भी पर्सन को, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर सजा मिल गई हो, ठीक ना, जनरली इसी केस में होता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अगर आप खुश नहीं होता, प्रेसिडेंट के पास उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एपिलेट अथॉरिटी है, और प्रेसिडेंट जो होगा उसके ऊपर लुक आउट कर सकता है, और प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा वो एट लास्ट सभी के लिए मान्य होगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो उसका जुडिशियल ऑफर हो गया, जुडिशियल उसका पावर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला पावर। दूसरा, दूसरा पावर होता है उसका मिलिट्री पावर। जितने भी तुम लोग सुने हो ना, जितने भी तुम लोग सुनते होगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा आपके जो भी आपके फोर्सेस हैं, सेंट्रल लेवल के फोर्सेस, इन सभी फोर्सेस का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है।
फर्स्ट पावर मैंने बोला था कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसी भी चीज का, एपीलेट अथॉरिटी उसके पास है, जुडिशरी का भी उसके पास पावर है। दूसरा उसको कहा गया कि मिलिट्री जो होगा वो मिलिट्री का जो होगा वो हेड होता है, मिलिट्री नहीं पूरे के पूरे सेना का, सभी तरीके से सेना का वो हेड होता है। ठीक है, तो मिलिट्री में सब सेना आते हैं, आर्मी जो होगा वो थल सेना कहलाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसके बाद इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी खूब है। ये जितने भी बड़े पोस्ट होते हैं ना, सभी बड़े पोस्ट को यही नियुक्त करता है। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। गवर्नर को प्रेसिडेंट करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इन सभी जो बड़े बड़े पोस्ट है उसको अपॉइंटमेंट भी करता है कौन? तो प्रेसिडेंट करता है। इज इट क्लियर? बात है समझ में? इसके बाद तुम लोग सुनते हो ना कि हमारे विदेश मंत्री चले गए। हाँ, विदेश मंत्री अगर चले जा रहे हैं विदेश में और जाकर किसी के साथ वो कोई वार्ता करके आ रहे हैं, डिस्कशन करके आ रहे हैं, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे कर सकते हैं? तो ही कैन डू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ट्रीटी साइन करनी होगी, कोई भी वार भी डिक्लेयर होगा ना, अगर हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए तो वो भी युद्ध किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। ठीक है ना? तो ट्रीटी है या कोई भी आपको दोस्ती करनी है, दुश्मनी करनी है, समझौता करना है, वार डिक्लेयर करना है, ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। फाइनेंस, फाइनेंस याद है ना? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में फाइनेंस पास हुआ था। ये पूरे के पूरे पैसे खर्च करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। उसकी सिग्नेचर के बिना 1 रुपया तुम खर्च नहीं कर सकते हो। जब तक वो साइन नहीं करेगा 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हो। ठीक, क्या लग रहा है? प्रेसिडेंट पावरफुल है ना? है कि नहीं है? आगे, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर जब उसको लगता है कि कंट्री जो होगा पॉलिटिकली डिसेंबल चल रही है, मतलब यहाँ पे जो नेता लोग होंगे सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक, या स्टेट जो होगा स्टेट में सही से मुख्यमंत्री जो होंगे सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो उस केस में वो क्या कर सकता है कि पूरे के पूरे स्टेट को, स्टेट का जो पावर होगा वो सीज कर सकता है। तुम सुनते हो कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, कोई भी मंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। कंट्री में भी इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक ना? इमरजेंसी लगा दिया, उस समय भी किसी के कोई भी काम जो होगा प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगा। ये काम कर सकता है, पूरे के पूरे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। चलिए लोकसभा खत्म कीजिए, बंद कीजिए, ठीक ना? लोकसभा नहीं, वीटो नहीं, वीटो नहीं है इसके पास, लोकसभा को इसने बंद करा दिया। ठीक, अगर लोकसभा की मीटिंग होनी है साल में 2 बार 3 बार, मीटिंग नहीं हो पा रही तो उसके लिए क्वेश्चन कर सकता है, क्यों मीटिंग नहीं हो रही, क्यों सेशन नहीं चल रहा है। सेशन को चलाना होगा, चलाइए, सेशन चलते हैं। जब चाहे तब किसी भी सेशन को हेड कर सकता है, गवर्न कर सकता है, ठीक ना? और प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है। समझ में आई बात? सारा का सारा पावर किसके पास है? सारा का सारा पावर हो गया प्रेसिडेंट के पास, ठीक। बट बेचारा प्रेसिडेंट ही इज अ नॉमिनल हेड, ये नाम मात्र का हेड हो गया। इसके सारे के सारे पावर को एंजॉय कौन करता है? तो जितना हम पावर बोले हैं इन सभी पावर को सही में कौन एंजॉय करता है बताइए? सभी। वार डिक्लेयर करना है पीएम, मिलिट्री को कौन गाइड करेगा? पीएम गाइड करता है, ठीक ना? किसके कहने पे लग सकता है इमरजेंसी? पीएम के कहने, पीएम के सजेशन पे। तो सारा का सारा काम जो होगा पीएम करता है, यानी कि पावर प्रेसिडेंट का यूज करता है पीएम। इसीलिए प्रेसिडेंट को हम लोग नॉमिनल हेड बोलते हैं। बस उसे साइन करवाता है और उसको साइन करना होता है, मजबूर है बेचारा साइन करने के लिए। क्यों? देखो यहाँ पे चीज बता गया कि जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है ना, प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास है, ज्यादा पावर एक्चुअल में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सब कुछ कर सकता है तुरंत। आज प्रेसिडेंट चाहे तो आज सब कुछ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं हर चीज को, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक ना? लेकिन अगर आपको ब्लेम करना है, आप किसको ब्लेम करते हो? प्रेसिडेंट को ब्लेम करते हो नहीं ना, आप पीएम को ब्लेम करते हो। तो जब पीएम को ब्लेम करते हो तो डिसीजन लेने का अधिकार भी किसको है? आप अपनी कंट्री में पीएम के अगेंस्ट बोल सकते हो, प्रेसिडेंट के अगर अगेंस्ट बोल दिए ना तो आपके ऊपर जो होगा ट्रीजन का चार्ज लग जाएगा, देशद्रोह का। समझ में आ रही बात?
आप नहीं बोल सकते हो अपने कंट्री में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया ही नहीं अभी तक। फर्स्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री होता है वो। क्या कैसे उसने गलत कर दिया, किस बेसिस पे आप उसको गलत बोल सकते हो अपूर्वा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन लेकर आया? प्रेसिडेंट लेकर आया कि पीएम लेकर आया? पीएम लाए ना। सिंपल सी बात है कि एक सेरेमोनियल उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया ना कि राजा जो होगा वो कभी भी जो होगा वो सही होता है, और राजा को सही करने के लिए उसके पावर तो दिए गए, लेकिन उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके पीएम को दे दिया गया है कि राजा के अगेंस्ट को नहीं जा सकता है, किंग के अगेंस्ट को नहीं जाएगा। ठीक है। ब्रिटेन में जो महारानी होती हैं, महारानी सेरेमोनियल है, कुछ नहीं कर सकती हैं, बस नाम की महारानी है। काम कौन करेगा? वहां का पीएम करेगा। और वही चीज को हमने अपने यहाँ प्रेसिडेंट में जो होगा कॉपी कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? वीटो एक पावर होता है। वीटो का मतलब क्या हुआ कि पूरी जनता ने कह दिया कि ये काम होना है, पूरी जनता कह रही है कि लॉकडाउन हटना चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए, हमको मन कर रहा है कि नहीं लगना चाहिए, हम अकेले गए, अपना वीटो पावर यूज किया, खत्म। तो वीटो पावर लिमिटेड दिया जाता है 4-5 एक बार, कि आप अपने पूरी लाइफ में एक ही बार अपना वीटो पावर यूज कर सकते हो। वीटो पावर मतलब हर जगह नहीं, तब तुम बन जाओगे क्या, डिक्टेटर बन जाओगे ना। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहेगा? प्रेसिडेंट बिल्कुल बनना चाहोगे। प्रेसिडेंट बनना चाहोगे, तुम्हारी सैलरी खूब अधिक होगी, सबसे बड़ा रिस्पेक्टेबल पोजीशन होगा तुम्हारा, ठीक ना। सबसे बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सन होगे तुम, सब कुछ तुम्हारे नाम पे, कंट्री तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनना चाहोगे? काम का लोड भी नहीं होगा, जाइए खूब। वीटो जिसको दिया जाएगा वो यूज किएगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट वीटो यूज करता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। तुम्हारे घर में तुम वीटो पावर लिमिटेड होते हैं, नंबर लिमिटेड दिया जाता है कि हाँ इतना ही बार अपना वीटो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डिक्टेटर बन जाओगे। अपूर्वा कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बोलिए अपूर्वा। सर सबसे ज्यादा तो पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, तो लोग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में क्यों नहीं जाते हैं? अगेंस्ट में नहीं जाता है ना, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अब वही चीज तुमने देखना है ना। नहीं प्रेसिडेंट सर, के हाथ कुछ में, भी मतलब गलत होता है तो लोग बोलता है कि पीएम की वजह से, तो कोई प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि अब ज्यादा पावर तो वही चीज तो हम लोग प्रेसिडेंट क्लियर पास करने है। जा रहे हैं ना कि क्यों आखिर प्रेसिडेंट जब सब कुछ हेड है, तो लोग प्रेसिडेंट को क्यों नहीं ब्लेम कर सकते? यस सर। यही हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी सब सर। कुछ का सुपरविजन वही कर रहा है, सब कुछ काम वही करता है, लेकिन फिर भी लोग तो पीएम फिर के भी नाम पे सब पीएम कुछ। को बोलते हैं। हाँ ठीक है, चाहो तो तुम अनम्यूट रख सकती हो अपने आप को अभी थोड़ी देर तक, इसी चीज पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो एक एक हमने पढ़ा था कि बिल लॉ कैसे बनता है, याद है? यस सर। तो बिल लॉ बनता है, उसके लिए राज्यसभा में पास होना है, लोकसभा में पास यस होना है, सर। तब किसके पास जाना है? प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के पास। पास। अगर ये प्रेसिडेंट के पास ओवरऑल पावर होता कि ये इस बिल को रोक सकता है या लगा सकता है अपनी मर्जी से, अब आप यस सर। प्रेसिडेंट को ब्लेम करते हैं, यस सर। है ना। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर क्या दिया गया? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आप इसमें सजेशन की डिमांड कर सकते हैं, आप इसमें रिफॉर्म्स की डिमांड कर सकते हो, आप चाहो तो इसके ऊपर जो होगा आप डिस्कशन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ, जज के साथ, कि क्या ये लॉ सही है कि नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो गया तो आपने उनको कहा कि हाँ आप इसमें कुछ रिफॉर्मेशन करा कर लाइए। लेकिन जब दोबारा लोकसभा भेजेगा उनको, तो प्रेसिडेंट जो होगा वो बाध्य है कि उसको कैबिनेट की बातें माननी पड़ेगी, उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक ना। यस। यस सर। मेरी बात, तो यस सर। पावर किसके पास चला गया? पावर किसके पास चला गया? ये पावर किसके पास ट्रांसफर हुआ? पार्लियामेंट के पास हुआ। यस सर। जब पार्लियामेंट के पास पावर ट्रांसफर हो गया, तो प्रेसिडेंट के हाथ में कोई गलती है? प्रेसिडेंट की गलती है क्या? नो सर। दूसरी बात है कि हाँ वो अभी सभी को हटा सकता था ना, लेकिन उस पावर को इमरजेंसी पावर रखा गया है ना। समझ में आ रही बात? यस सर। इमरजेंसी पावर। तो प्रेसिडेंट अपना पावर हटा सकता है, वो पीएम को हटा सकता है, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, लेकिन इमरजेंसी में कंडीशन डाला गया है, जब कंट्री के ऊपर हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाए। तो हमारे कंट्री में क्या अभी एक्सटर्नल अटैक हुआ है कोई? नो सर। ठीक, हमारे कंट्री में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ रही है, यानी कि लोग पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, पैसे उनके पास यस नहीं। सर। ठीक है, इस कंडीशन में, या पूरा का पूरा हर जगह जो होगा वो लोग पीएम के अगेंस्ट चले जाएं, इस कंडीशन में। तो क्या ये कंडीशन अभी तक क्रिएट हुए हैं? यस सर। ये ठीक जब नहीं होंगे तो क्या प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर का यूज कर पाएगा? नो सर। जब यूज नहीं कर पाएगा तो प्रेसिडेंट को आप किस तरीके से ब्लेम कर सकते हैं?
यस सर। नहीं कर सकते हैं ना। नो सर। तो सारा का सारा पावर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उनके पास रहता है, इसीलिए हम लोग पीएम को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक, यस ओके, सर। चलो। अब यही चीज था आपका प्रेसिडेंट का पूरा कहानी, और इसी कारण से हम लोग प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल हेड बोलते हैं। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रेसिडेंट को डिक्टेटर बनने के लिए आपने दिया कहाँ है पावर? क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? यहाँ पे प्रेसिडेंट को आपने कोई पावर दिया है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है प्रेसिडेंट? नहीं कर सकता है ना। ऊपर से आपने एक लॉ लगा के रखा है कि अगर प्रेसिडेंट, अगर आपको लग रहा है गलत कर रहा है, तो आप उसको हटा सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। याद है, इम्पीचमेंट लाया जाता है, और इम्पीचमेंट लाकर आप उसको हटा सकते हो। तो प्रेसिडेंट डिक्टेटर कैसे बन सकता है? हाँ, हाईएस्ट सैलरी जो होगा वो प्रेसिडेंट का होता है। हाँ, इमरजेंसी भी वो पीएम से पूछ कर ही लगाता है। प्रेसिडेंट की सैलरी पूछ रहे हो भाई? देखो, प्रेसिडेंट की सैलरी बहुत कम है, बहुत कम सैलरी है। अबाउट 5 लाख रुपीज पर मंथ है उनकी सैलरी, सब कुछ मिला जुला कर। मतलब करीब 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी, उसके ऊपर से बहुत सारे उनको सेसेस मिलते हैं, इसलिए 5 लाख रुपए तक है उनकी सैलरी। ये हाईएस्ट सैलरी है। लेकिन अब ये हाईएस्ट सैलरी तुम समझ सकते हो, हमारे कंट्री में बिजनेसमैन जो होंगे उनसे अधिक अर्न करते हैं, काफी अधिक। इसलिए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि तुम्हारी सैलरी इतनी है, तुम्हारे पास इतना अधिक प्रॉपर्टी कहाँ से हो गया। होता है ना कभी कभी। चलिए बुक के थ्रू आते हैं, तो बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट के पावर क्या क्या है, कि ही कैन अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज, मतलब जो राजदूत होते हैं उनको। सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट जो होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। और प्रेसिडेंट जो होगा सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेज का। इफ पीएम डिसएग्रीज देन ही विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इमरजेंसी। यस, ही विल बी नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इमरजेंसी। अगर पीएम, अभी तक इमरजेंसी जब भी लगा है पीएम के कहने पे लगा है, प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं लगाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो चाहे तो उस समय जब ये कंडीशंस क्रिएट हो जाए, फुलफिल हो जाए, प्रेसिडेंट लगा सकता है इमरजेंसी। भले अभी तक किसी प्रेसिडेंट ने ऐसा किया नहीं है। हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने लगवाया था, इसलिए इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के लिए दोषी बोला जाता है। ठीक ना, हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बोल्ड में, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रीकंसिडर इट्स एडवाइस, बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। यानी कैबिनेट में या पार्लियामेंट में काउंसिल मिनिस्टर ने अगर कोई एक्ट ला दिया है, तो वो उसको कह सकता है कि फिर से आप रिकंसिडर कीजिए, लेकिन फिर भी अगर वही चीज आती है तो उसको साइन करना पड़ेगा। वैसे ही बिल के साथ भी वही चीज है, दोबारा आते तो साइन करना पड़ेगा। ठीक ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक पावर दिया गया है उसके पास, कि अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। प्रेसिडेंट रूल लगाता है ना। जैसे अगर अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। यहाँ पे पावर दिया गया प्रेसिडेंट को कि अगर ऐसा केस होता है, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो आप किसी को भी सदन का नेता, तो चाहे आप लोकसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसका आप नेता, लीडर घोषित कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। और देर आफ्टर जो होगा उसको अपना मेजोरिटी शो करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है। और अगर इनकेस वो मेजोरिटी शो कर दिया, उसको कॉन्फिडेंस मोशन मिल गया, तो वो जो होगा पीएम बन सकता है। ये यहाँ पे पावर दिया गया है। यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन, अपने विवेक के अनुसार वो किसी भी चीज को, ठीक ना, किसी भी व्यक्ति को जो होगा वो बना सकता है रूलर। ठीक, समझ में आई बात। राजदूत ये जनरली आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सिविल सर्वेंट्स जो होंगे उन्हीं को बना दिया जाता है आपका राजदूत। एम्बेसडर्स प्रमोट होते जाएंगे, एक दिन बन जाएंगे। अब देखते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल जो पावर है, जो सबसे पावरफुल पर्सन होता है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर होता है यूएसए का प्राइम प्रेसिडेंट। ठीक ना। बनना है क्या राजदूत रजनीश? बिल्कुल, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, काफी सारी एलिजिबिलिटी, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर। मुझे नहीं बनना है, तो हमको नहीं पता है कि राजदूत के लिए एग्जाम होता है कि नहीं होता है, बट हमको जहां तक पता है, एज पर माई इंफॉर्मेशन,
आप एक सिविल सर्वेंट होने चाहिए, और सिविल सर्वेंट जो होंगे ये प्रमोट होते होते एक टाइम पे इनका एक ऐसा होता है, फिर अलग अलग पोर्टफोलियो इनको भी मिलता है और उस टाइम पे इनको प्रमोट करके डाल दिया जाता है। ठीक है, बाकी डिटेलिंग आप मुझे बता सकते हो, अगर आपका एम है वो, तो बिल्कुल उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए। ठीक ना। देखो चलो अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो होंगे इनका चुनाव डायरेक्टली होता है। ठीक ना, इनको डायरेक्ट चुना जाता है, मतलब कि डायरेक्ट वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। और यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम में 2 ही लोग खड़े होते हैं, एक आदमी जीत जाता है। पता है यहाँ तक आप लोग को? तो इस बार प्रेसिडेंट को चुना गया है डायरेक्टली, तो पावर किसके पास होगा? पावर किसके पास होगा? होगा ना प्रेसिडेंट के पास। अब देखो इस प्रेसिडेंट के पास 51% वोट पहले ही से मिल चुका है जनता का, लोगों ने इसको अपना पॉपुलर मैंडेट दे दिया है। तो एज ए रिजल्ट अब इसको मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, मतलब कि अब उसको सपोर्ट नहीं चाहिए वहां के पार्लियामेंट का, वहां का जो लेजिस्लेटर होता है पार्लियामेंट, उसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक ना, तो उसकी जरूरत नहीं है उसे। आपको वहां पे मेजोरिटी नहीं चाहिए कि हमको 50 MLA चाहिए, 100 MLA चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो बन गया, इसका टेन्योर फिक्स होता है 4 साल। 4 साल इसका टेन्योर फिक्स हो गया। ठीक ना, और इस 4 साल के अंदर वो अपनी मर्जी से कोई भी लॉ ला सकता है, कोई भी लॉ हटा सकता है। अगर लेजिस्लेचर ने भी कोई लॉ बनाया है, उसको लगता है कि वो गलत है, तो उसको वो ओवरराइड कर सकता है। समझ जाओ। और इस 4 साल के बीच में आप उसको हटा नहीं सकते हैं। हटाने के लिए फिर वही प्रोसेस है, लेकिन उसको हटा वो जो होगा प्रोसेस लगाना एक तरह से इम्पॉसिबल सी बात है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पावरफुल पर्सन वो होता है, और रिजल्ट ये होता है कि हाँ इस कंट्री में हम लोग कह सकते हैं कि इस कंट्री में डिक्टेटरशिप का आना बहुत ही ज्यादा इसकी संभावना होती है। अगर ये कंट्री है तो इस कंट्री में डिक्टेटरशिप आ सकता है, इस कंट्री में आ सकता है ना खत। ठीक ना, इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो होगा वो इंडिया दूर रहता है। ठीक, और दूसरी बात है कि इंडिया जो होगा वो ब्रिटिश मॉडल पर भी चलता है। समझ में आ गया? प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग जान गए। वैसे बहुत कुछ है प्रेसिडेंट के बारे में, इसके बारे में तो पूरा का पूरा चैप्टर है, हम लोग तो बस एक छोटा सा उसका पढ़ रहे हैं, किस आर्टिकल के तहत इसको क्या क्या पावर दिया गया, ये सब कुछ प्रेसिडेंट के अंदर जानना पड़ता है आप लोग को। ठीक ना, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो होंगे वो क्या है, अकाउंटेबल है, वहां का नहीं है अकाउंटेबल, उसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं देगा किसी को आंसर। कर दिया सो कर दिया, हम चुने गए हैं 4 साल के लिए, अब बीच में हमसे कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है, द लास्ट ऑर्गन जुडिशियरी। अरे जुडिशियरी देखते हैं हम लोग। ठीक है, याद है जब मेमोरेंडम पढ़े थे तो मेमोरेंडम में सबसे लास्ट में जुडिशरी के पास गए थे हम लोग ना। ठीक, जुडिशरी हमारे पास 3 लेवल पे कोर्ट है, सबसे ऊपर जो होगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, तीसरा जो होगा वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुने हो तुम लोग ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो कहलाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन है, ये तीनों के तीनों ऑर्गन जो होंगे वो हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ गवर्नमेंट होता है इनके पास, मतलब तीनों के तीनों बराबर हैं। यानी कि जुडिशरी जो होगा वो एग्जीक्यूटिव से बड़ा नहीं है, जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव से छोटा नहीं है, बराबर है। और ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, और इसी चीज को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। देख लिया कहीं जुडिशरी अपना पावर का मिस यूज कर रहा है, तब उसको एग्जीक्यूटिव रोक सकता है, एग्जीक्यूटिव अगर कहीं मिस यूज कर रहा है। नहीं बाबू, ये हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बट बहुत ही कम केसेस में जा सकते हैं। डायरेक्टली जाना होगा तो उस समय आपने घर का झगड़ा लेकर नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाना होगा तो उस समय आपको कम से कम आपके फंडामेंटल राइट जो होंगे वो छीने जा रहे होंगे, या फिर पिटीशन आप वहां पे दायर कर सकते हो। पिटीशन यानी कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होंगे आपके साथ हो, तभी जा सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक ना, देखो यहाँ पे सीधे बात है कि इसकी नीड क्या है इस जुडिशरी की, कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता ना, तो फिर वो जो मैटर फंसा था वो मैटर फंसा ही रहता, यानी कि जो रिजर्वेशन देना था वो ना तो हाँ हो पाता ना ना हो पाता। ठीक है, यानी कि वो चीज जजमेंट सही हुआ है कि गलत हुआ है, गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है कि गलत डिसीजन लिया था, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। और अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होता तो फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास जाता क्यों? सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाएगा तो मालूम है गवर्नमेंट के अंडर है एक्चुअल में गवर्नमेंट के अंदर है ही कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट है, पूरा फोर्स नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि लोगों का कम से कम ट्रस्ट तो रहता है कि हाँ हम गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। समझ में आ रही बात?
ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास जुडिशरी को थोड़ा वैल्यूएबल बनाती है। इस जुडिशरी के जो जज होते हैं, इस जज को जो होगा नियुक्त कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है, लेकिन नियुक्त करने के बाद प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं उनको हटा सके। हटाने के लिए सेम प्रोसेस करना होगा, दैट वन इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस करके ही आप उसको हटा सकते हैं, यानी कि एक बार आप जज बन गए तो जज बनने के बाद आपके अंदर से डर खत्म हो जाना चाहिए सरकार का। समझ में आ रही बात? क्योंकि विपक्ष वाले जरूर आपके साथ रहेंगे, और जब तक विपक्ष वाले साथ ना है तब तक आपको 2/3 मेजोरिटी तो नहीं मिल सकती है ना, तो इसलिए जज बन गए तो आप पावरफुल रहिए। ठीक, अब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस कौन कौन से केस जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो केस जा सकता है डिस्प्यूट किसी भी सिटीजन के बीच में, लेकिन वो एपिलेट जुडिशरी होता है, यानी कि एक लेवल से आपको बढ़ना है। लेवल से मतलब कि पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लेकर जा सकते हैं। आपका और सरकार का झगड़ा हो जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो सीधे पीआई लेकर। आपका और सरकार के बीच में झगड़ा हो गया तो आप चाहो तो जा सकते हो, सरकार के कोई भी डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप हैं तो सीधी सी बात है, झगड़ा क्या होगा, नरेंद्र मोदी आकर आपको मारेंगे थोड़े ना, ठीक ना। उसके बाद दो स्टेट के बीच में अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, टू स्टेट्स के बीच में, तो हाई कोर्ट में जाओगे तो भाई वही सीधी सी बात है, हाई कोर्ट में जाएंगे तो आप कह सकते नहीं ये एक तरीके से पार्शियलिटी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में दो स्टेट के बीच में जो होगा वो भी कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर किया जाता है। और अगर किसी स्टेट या किसी यूटी का यूनियन के बीच में हुआ है, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ भी हुआ है तभी आप जा सकते हो। कंट्री के अंदर जितने भी केसेस होते हैं, चाहे वो सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो, इन सभी केसेस में अगर आप चाहो तो एपिलेट करते हुए, एपिलेट जुडिशरी का फायदा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? हो गया? बस कहानी खत्म होगी, मैंने आपको सब कुछ सुना दिया। ठीक है, अब ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन 2 बार एक वीरास्वामी रामास्वामी थे, जज थे सुप्रीम कोर्ट के, इनके ऊपर, और सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट की जज थी, इनके ऊपर जो होगा इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा वो लगाया गया था। सौमित्र सेन जज थे, ये भी फीमेल नहीं है, मेल ही है। ठीक, चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 और पावर हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद। देखिए हम लोग 2 और पावर हम लिखे, एक है जुडिशियल रिव्यू, ठीक ना। देखो मान के चलो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ लगा दिया, पार्लियामेंट में पास हो गया, चाहे वो किसी भी जगह का लेजिस्लेचर हो, स्टेट लेवल का हो या यूनियन लेवल का हो, वो लॉ लगा दिया। उसके बाद क्या कर सकता है ना कि सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो उस चीज को चेक कर सकता है, या पीआईएल जब दायर होता है ना तो उसमें वो देख सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब दायर होता है तो उसमें वो देख सकता है। और देखने के बाद अगर कोई लगता है कि लॉ गलत लगा है, इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ये तोड़ता है, इसकी अवहेलना करता है, तो उस केस में ये कह सकता है कि आप जो भी लॉ लगाए हैं सरकार को, उसको आप तुरंत वापस लीजिए, ये नल हो गया, वाइड हो गया, ये लॉ खत्म हो जाता है तुरंत। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो किसी भी लॉ की वैलिडिटी जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट जो होगा, वही सुप्रीम कोर्ट उसको बताता है कि हाँ लॉ की वैलिडिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक, इस चीज को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। लॉ को चेक करने का जो होता है उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक ना। और उसके बाद जो होगा ये गार्जियन है हमारे फंडामेंटल राइट का, यानी कि आपको जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, भाई फंडामेंटल राइट याद है ना, 6 फंडामेंटल राइट आपको मिले हैं, इनमें से कोई फंडामेंटल राइट अगर आपका छीना जा रहा है तो आप डायरेक्टली जो होगा आप उसके अंदर जा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रिंसिपल को कोई भी पर्सन तोड़ेगा तो उस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, इसलिए इसको गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो होगा ये ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड भी है, कंट्री के अंदर किस समय किस घटना के लिए कौन सी सजा दी गई थी, क्या क्या जजमेंट हुआ था, क्या क्या डिस्कशन हुआ था, उन सभी चीजों को ये रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट हर एक जजमेंट को रखता है अपने पास, और बाकी लोअर कोर्ट को भी बोलता है कि आपको जजमेंट रिकॉर्ड करके रखने हैं। ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट का जो होगा फॉर्मेशन सबसे पहले ब्रिटेन ने किया था, और पहली बार जो ब्रिटेन जो बनाया था, तो ये ब्रिटेन ने अपना ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट बनाया था कलकत्ता में। ठीक है, सबसे पहला। ठीक, ये 1774 में, याद होगा तुम लोग को, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और इसी टाइम पे 1774 में क्या होता है कि ये कलकत्ता के अंदर
पहला सुप्रीम कोर्ट बनाता है, लेकिन वो अपने हिसाब किताब से बनाता है। बाद में जो होगा ये सुप्रीम कोर्ट फिर जब ट्रांसफर होता है कैपिटल का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ट्रांसफर होकर दिल्ली चलाता है। और कोई डाउट किसी को? ओके देन, एंडिंग द क्लास। अब इसके बाद हम लोग के पास बस एक ही चैप्टर बचा हुआ है। हम लोग लग रहा है कि सारा का सारा सिलेबस खत्म कर लिए हैं, और एक चैप्टर बचा हुआ है। कौन सा? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यही ना? हिस्ट्री कंप्लीट है, सिविक्स कंप्लीट है। सिविक्स कंप्लीट हो गया ये आज, यही लास्ट चैप्टर था। क्या साकेत, फंडामेंटल राइट? तुम्हारे कुछ फंडामेंटल राइट है? सुने आप लोग? राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट भी है चैप्टर? नहीं है? फंडामेंटल राइट चैप्टर जो होंगे वो आपके रिमूव्ड है? नहीं है, रुको चेक कर लेने दो मुझे, वेट। फंडामेंटल राइट रिमूव्ड है बाबू, हमको पूरा कंफर्म है। हम फिर भी देख लेते हैं, रुक जाइए। क्यूरिकुलम में तुम्हारा टर्म 2 में है टर्म 2 में बस तुम्हारे 2 चैप्टर हैं। एक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पढ़ चुके हो, और दूसरा है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यही था ना? ठीक ना? अरे हाँ, बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं बाबू नखत। तो ये सिलेबस में हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, बस यही 2 चैप्टर। ठीक। उसके बाद तुम्हारा जो टर्म 2 में हिस्ट्री में है सोशलिज्म इन यूरोप, नासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बार सिलेबस बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो होगा आपका ज्योग्राफी में है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज जो होगा बस मैप वर्क है, हमने पढ़ाया है। ड्रेनेज जो होगा इसको एग्जाम में लिया जा सकता है, पीरियोडिक टेस्ट में, तो मैप वर्क खाली आएगा उसमें से। क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। ठीक। और इकोनॉमिक्स में है बस एक चैप्टर सेकंड समिति में, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक ना? हमारे पास एनफ टाइम है, आप जो कहोगे वो पढ़ा देंगे, लेकिन सिलेबस पहले खत्म कर लेंगे उसके बाद। सिलेबस के लिए अब हम लोग का जो लास्ट चैप्टर बचा है पहले हम लोग उसको क्लियर करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद आप लोग जो कहोगे वो आप चैप्टर हम लोग कर लेंगे। ओके, ठीक है देन, बाय बाय एवरीवन। हाँ ठीक ठीक, सब पढ़ लेना, सब सब पढ़ लेना, टाइम काफ़ी है। बाय।